नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होने हैं अभी सीबीटी, और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। ये हमारे क्लास नंबर 16 है। इससे पहले हम आपको 15 क्लासेस दे चुके हैं। यदि आप इसी वीडियो से हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि प्ले लिस्ट में जाइए और सभी 15 क्लासेज को देखें, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके भी पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत रोल रहता है। यूँ समझ लीजिए कि 50-50% रेशियो होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, क्योंकि ड्राइंग और कैलकुलेशन के 6-6 क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो इसी का होता है। अच्छे से पढ़ें, पूरा वीडियो देखें और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उन सबको बहुत ध्यान से पढ़ कर जाना है। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए आप भी। तो चलिए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे तो कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए रहता है, लेकिन ITI एग्ज़ाम के लिए भी सूटेबल रहेगा वो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने है। सवाल पूछ रहा है कि वाइंडिंग प्रक्रिया के दौरान वेजेज के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। वेजेज होते हैं स्लॉट के ऊपरी हिस्से में डाला जाने वाला। जैसे ओपन कॉइल वाइंडिंग है तो यहाँ ऊपर डाला जाता है ताकि कॉइल निकल कर बाहर ना जाए। जनरली ओपन स्लॉट में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इसका। सेमी इनक्लोज्ड जो स्लॉट होते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर भी सी ऑप्शन रहेगा, बेम्बू इसका सही उत्तर आएगा। बांस की बनी हुई वेजेज डाली जाती है, साधारण भाषा में वेजेज ही बोल देना। सी उत्तर करके आना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपको मैं कुछ जानकारी और देना चाहूँगा। ये निम्न असाइनमेंट की क्वेश्चन है और NCVT के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें जनरली निम्न असाइनमेंट में से ही क्वेश्चन आते हैं। सो ये वो क्वेश्चन है जो वर्ष 2021 और 22 में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन है। इसलिए और NCVT वाले क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को रिपीट भी करते हैं, इसलिए रिपीट होने की संभावना है। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाना। सवाल, पोल की कोर जो होती है, स्टैंपिंग्स जो होती है, वो पटलित यानी लेमिनेट क्यों करते हैं। DC जनरेटर में पोल की कोर भी लेमिनेट होती है और आर्मेचर की कोर भी लेमिनेटेड होती है। दरअसल लेमिनेशन का सवाल कहीं भी आ जाए, ट्रांसफार्मर की कोर लेमिनेट क्यों होती है, इंडक्शन मोटर के स्टेटर की कोर लेमिनेट क्यों होती है, DC जनरेटर DC मोटर आर्मेचर कोर लेमिनेट क्यों होती है, DC जनरेटर DC मोटर पोल की कोर लेमिनेट क्यों होती है। लेमिनेशन का सवाल जब भी आ जाए आपको एक ही उत्तर करना है, एडी करंट हानि कम करना। एडी करंट को हिंदी में भंवर धारा हानि बोलते हैं, तो आपको भंवर धारा का ऑप्शन भी मिल सकता है। जब कंपटीशन एग्जाम की तरफ आ जाओगे तो बताऊंगा। एडी करंट का दूसरा नाम भी होता है जिसे फोकोल्ट करंट कहा जाता है। खैर आज तो कोई नहीं पूछेगा, अभी ITI एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ बढ़ोगे तब इनके आगे दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। चलो साथ ही एक और बता देता हूँ, हिस्टैरिसीस हानि का सवाल जब भी आए तो इसके लिए होता है सिलिकॉन स्टील, यानी आर्मेचर जो होता है वो हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं ताकि हिस्टैरिसीस हानि उससे कम हो जाए। क्वेश्चन बहुत शानदार है और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें अच्छे तरीके से कवरअप करके जाएं और जिस दिन पेपर हो उस दिन हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चन आए। व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब के बैनर पर मिल जाएंगे। सवाल अगला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस DC जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में शंट जनरेटर का इस्तेमाल सर्वाधिक किया जाएगा। वैद्युतिक अपघटन प्रक्रिया होती है, एक धातु की वस्तु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। जनरली सीरीज जनरेटर का इस्तेमाल बूस्टर के रूप में किया जाता है, यानी अगर लाइन में कहीं वोल्टेज ड्रॉप हो गई हो तो उस वोल्टेज लेवल को पूरा करे, या अगर हल्की सी वोल्टेज हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको वोल्टेज बढ़ा लेते हैं, जैसे TV सिग्नल वगैरह हो गए उनमें। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल एकमात्र ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग। दो तरह की वेल्डिंग होती है, एक को गैस वेल्डिंग बोलते हैं और दूसरी आर्क वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के 3 प्रकार होते हैं, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। लंबी दूरी के लिए ओवर कंपाउंड को प्रेफर किया जाता है। ओवर कंपाउंड का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है।
कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चे भी तो क्लास देख ही रहे होंगे ना, तो उनके लिए भी साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं। एक बार लाइक वाला बटन आपको दबाना ही चाहिए। अगला सवाल, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? दरअसल हिंदी में बोलते हैं इसे भरपाई वाइंडिंग, क्षतिपूर्ति वाइंडिंग। क्षतिपूर्ति किसका करता होगा? कहते हैं कि जनरेटर में आर्मेचर में जब धारा चलती है तो आर्मेचर भी अपना एक फ्लक्स बना लेता है। हमारे पास एक फ्लक्स ऑलरेडी था जिसे मेन फ्लक्स कहते हैं, और एक आर्मेचर ने अपना फ्लक्स बनाया। ये फ्लक्स आर्मेचर करंट की तीव्रता पर निर्भर करेगा, आर्मेचर धारा के मान पर निर्भर करेगा और लेंज नियम को फॉलो करेगा। यानी ये मेन फील्ड फ्लक्स के अपोजिशन में काम करता है, तो मेन फील्ड फ्लक्स घटने लगता है और उसे हम विचुंबकन प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो विचुंबकन प्रभाव को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम आर्मेचर के सीरीज़ में एक वाइंडिंग लगाते हैं जिसमें धारा तो उतनी ही चलती है जितनी आर्मेचर में होती है। पेपर में सवाल आ चुका है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में चलने वाली धारा का मान कितना होता है? आर्मेचर धारा के समान होता है, लेकिन उसकी जो दिशा होती है वो आर्मेचर धारा के विपरीत। इसलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग और आर्मेचर का फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करता है। आर्मेचर का फ्लक्स वहीं न्यूट्रलाइज हो गया और मेन फील्ड फ्लक्स सेफ रह गया। सी उत्तर करना है, विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करना, ठीक। क्रॉस मैग्नेट के लिए वो GNA MNA खिसकाते हैं, याद रखना। आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव होते हैं डीसी जनरेटरों में। AC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के 3 प्रभाव होते हैं। अगला सवाल देखो, डीसी स्टार्टर का प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? स्टार्टर क्या होता है प्रतिरोधक? दरअसल आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ भी 0 होता है। डीसी मोटर का करंट बहुत ज़्यादा होता है, उस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम आर्मेचर के सीरीज़ में बाहर से रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिस पूरे सेटअप को स्टार्टर बोला जाता है। और उसके लिए जो हम रजिस्टर लगाते हैं वो यूरेका बना होता है। यूरेका को वैसे कॉन्स्टेंटन भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने कॉन्स्टेंटन ऑप्शन दे दिया, तो फिर आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। यूरेका करना है। यूरेका आपका सबसे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यूरेका ही करके आना, ये ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। ITI में जब क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चन पढ़ लो और बस उसका ऑप्शन ध्यान में रख लो कि इसका A ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ था, तो फिर उसी हिसाब से उत्तर करके आना। अगला सवाल, ये किस मोटर की विशेषता है? हमें एक मोटर की विशेषता दिखाई गई है जिसमें इस तरफ लिखा हुआ है स्पीड और इस तरफ लिखा हुआ है टॉर्क। सिंपल सवाल है, वो कह रहा है कि टॉर्क बढ़ता है तो गति हल्की सी घटती है और उसके बाद में आकर के कांस्टेंट हो जाती है। बहुत ज़्यादा मान में गिरावट देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा कांस्टेंट भी नहीं मिली। तो हम इस डायग्राम को 3 तरीके से क्रिएट करते हैं। माना कि ये हमारी रेटेड स्पीड थी, ठीक है। अगर इस निर्धारित गति में यहाँ तक परिवर्तन आ जाता तब तो हम मान लेते कि ये शंट मोटर है, लेकिन ये तो परिवर्तन इससे थोड़ा नीचे आया है। कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है। एक परिवर्तन तो और ज़्यादा दिखता है जो कि ऐसे रैखिक रूप से नीचे की तरफ डलता है, तो ये कहलाता है सीरीज मोटर का। सीरीज और शंट दोनों के बीच में जिसके गुण होते हैं उसे बोलते हैं कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड में डिफरेंशियल को तो ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। तो फिर माय डियर ऑप्शन के रूप में क्या बचा हमारे पास? क्यूमुलेटिव कंपाउंड। सी उत्तर करना। ये दी गई विशेषता क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, पेपर में पूछा जा सकता है। डायग्राम पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन आएगा पेपर में, सेम करके आ जाना। अभी रिसेंट सिनेरियो में तो जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर हो रहे हैं उनमें भी यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी तैयार हो जाओ, खुद को तैयार कर लो इस तरह की थ्योरी के लिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट करके आना है। सवाल अगला, कतरनी मशीनों में कौन सी डीसी मोटर यूज़ करते हैं? कतरनी को इंग्लिश में सियरिंग बोलते हैं। सियरिंग और पंचेज दो नाम एक साथ याद रखा करो। वहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और बताता हूँ, शंट मोटर के लिए सबसे बेटर ऑप्शन याद रखो मशीन टूल। ठीक है। सीरीज मोटर के लिए 2 ऑप्शन याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैक्शन जॉब या ट्रैक्शन वर्क यानी खिंचाव कार्य, और दूसरा ऑप्शन याद रखो हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है। जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत हो वहां सीरीज मोटर होगी, जहां ट्रैक्शन वर्क की बात आएगी
लाइक रेलवे, ट्रामवे, व्हीकल्स जितने भी होते हैं वहाँ। और शेयरिंग और पंचिंग के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड करना, एलिवेटर में भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड का ही ऑप्शन करना। कंपटीशन एग्जाम में ये कुछ एक फिक्स क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। मशीन टूल का आता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क का आता है, ट्रैक्शन जॉब का आता है, शेयरिंग एंड पंचेज का आता है। ठीक है, तो ये कुछ पेट आंसर है, पेट क्वेश्चन है, पढ़ लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सवाल आएंगे, सीधा उत्तर करना है। देखो कंपटीशन एग्ज़ाम में, और चाहे IIT का एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, हमें एग्ज़ाम वाला आजकल क्या करता है कि ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन का मतलब समझ रहे हो, विकल्प दे रहा है। आपको सही करना है या गलत करना है, आपको वो कारण कभी नहीं पूछेगा। पहले पेपरों में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, आजकल तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। सब्जेक्टिव में क्या है कि आपसे डिटेल पूछी जाती थी। वो क्वेश्चन पूछता था कि इसका ये बताइए, और फिर नीचे लिखता था क्यों। अब आपको ऊपर दिए गए उत्तर का कारण भी देना है। अगर आपने ये कहा कि हाँ, तो भी बताना है क्या, और अगर आपने कहा ना, तो भी बताना है ऐसा क्यों आया। आइए, हेवी लोड पर अचानक लोडेड, यानी अचानक भारी लोड आ गया, यानी लोड में वेरिएशन आ रहा है। अचानक भार में परिवर्तन को क्यूमुलेटिव कंपाउंड डिसेंड कर सकती है। शंट मोटर तो नियत गति वाली मोटर है, तो ये तो स्थिर गति से चलेगी। वेरिएबल लोड अगर आया तो ये कामयाब नहीं है। सीरीज मोटर की गति भार के साथ वैसे बदलती रहती है, तो इसका वैसे भरोसा नहीं करते हम। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो होती है वो लोड वेरिएशन वाली जगह पर मोस्ट सूटेबल मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन बताने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबा देना, और IIT का एग्ज़ाम देने वाले हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है। सवाल अगला, वार्निश करने से पहले एक नए रिवाउंड आर्मेचर को गर्म करते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्री हीटिंग। आर्मेचर को ही नहीं, मोटर के स्टेटर को भी किया जाता है। और बड़ा सिंपल आंसर है कि यदि किसी कारणवश वाइंडिंग में थोड़ी बहुत मॉइस्चर रह गई हो, नमी रह गई हो, तो उस मॉइस्चर को बाहर निकालने के लिए हम लगाते हैं। नमी को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नमी के कारण इंसुलेशन कम हो जाएगा, और इंसुलेशन प्रतिरोध जैसे ही नीचे आएगा तो शॉर्ट सर्किट की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। या यूँ कहो कि जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। खैर ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। अगला सवाल, DC कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदलेंगे। देखो वैसे तो DC मोटर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात होती है। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अंगूठा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताता है, और दिए गए दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि या तो फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन बदलो या आर्मेचर करंट की डायरेक्शन बदलो। दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी। लेकिन जब कंपाउंड मोटर के मामले में सवाल आता है तो हम बचते हैं कि फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन ना बदली जाए, क्योंकि अगर फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन बदलते हैं तो आपको दोनों फील्ड के कनेक्शन बदलने पड़ेंगे। सीरीज फील्ड के भी बदलो, शंट फील्ड के भी बदलो। गलती से आपने किसी एक फील्ड के ही कनेक्शन बदले तो मोटर की सारी विशेषता ही बदल जाएगी। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड थी वो डिफरेंशियल कंपाउंड हो जाएगी, और डिफरेंशियल थी वो क्यूमुलेटिव हो जाएगी। इसलिए बचा जाता है उस फील्ड से, और एक सिंपल सा काम कर दिया जाता है कि आर्मेचर धारा की दिशा बदल करके मोटर के घूमने की दिशा को बदल दिया जाता है। ठीक, देखो सप्लाई के टर्मिनल बदलने से तो वैसे ही घूमने की दिशा कभी नहीं बदलती, क्योंकि फील्ड और आर्मेचर दोनों की डायरेक्शन एक साथ बदल गई, और फील्ड और आर्मेचर दोनों की दिशा सेम वहीं आ गया। और सीरीज फील्ड की दिशा, अकेले सीरीज फील्ड की दिशा बदलोगे तो साथ में मोटर की कार्यप्रणाली भी चेंज हो गई, जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए। पेपर में सवाल भी आता है, टू मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड मोटर, यानी कंपाउंड मोटर की विशेषता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, उसकी डायरेक्शन बदलनी है। अगला सवाल इंडक्शन मोटरों में आ गया। कह रहा है कि एक्स से दर्शाए गए इस भाग का नाम क्या है। दरअसल ये है कंट्रोल सर्किट। 3 फेज मोटर सर्किट में दो होते हैं सर्किट टोटल, एक को बोलते हैं पावर सर्किट, एक को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में क्या होता है कि स्टार्टिंग कमांड जो होती है वो NO पुश बटन होता है। हमने एक बार इसे दबाया तब तो ये NC बना और कमांड गई, कॉन्टेक्टर की कॉइल पिकअप हुई और मोटर स्टार्ट होगी। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया तो इसमें तो स्प्रिंग लगी हुई है, वो फिर से NO कर देगी, मोटर बंद। तो वो इसको लगातार चलाए रखे, उसकी होल्डिंग बनाए रखे, इसके लिए हम यहाँ पर एक NO कॉन्टेक्ट लगाते हैं पैरेलल में। तो ये है C ऑप्शन है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, हमेशा NO होता है, ध्यान रखना, और ऑन पुश बटन के समांतर में लगता है, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, पेपर में आएगा। इसका सवाल वैसे भी आता है कि डीओएल स्टार्टर में स्टार्ट कमांड छोड़ देने के बाद भी एनवीसी को लगातार सप्लाई मिलती है, तो वो किसके माध्यम से मिलती है? तो इसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के माध्यम से मिलती है। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की जो मोटर होती है उसकी स्टार्टिंग करंट कितनी होती है? 5 से 7 गुना होती है उसकी एफएलसी की। एफएलसी का मतलब है फुल लोड करंट, निर्धारित मान का या रनिंग करंट का 5 से 7 गुना। अब 5-7 गुना ऑप्शन नहीं है, 5 से 6 गुना ऑप्शन में है, डी कर देना, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, सिंपल सवाल आ जाए तो ध्यान रखना। 1 HP 3 फेज मोटर का फुल लोड करंट 1.5 एम्पियर होता है, ध्यान रखना। कई बार पेपरों में सीधा सवाल पूछ लिया, इतना छोटा कि 10 HP मोटर की करंट बताओ कितनी है, आंसर कर देना 15 एम्पियर। और फिर पूछे ना कि इसकी फ्यूज की रेटिंग कितनी है, तो फ्यूज की रेटिंग जो FLC फुल लोड करंट होता है उसका 1.5 गुना, यानी 15 का 1.5 गुना और कर दो। 10 HP मोटर के लिए आपको 25 एम्पियर का फ्यूज लगाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। सवाल, स्टार्टर का नाम क्या है? पहली चीज़ तो ये सुन लो कि इतना सा जब डायग्राम आ जाए ना तो ये स्टार्टर का संकेत है। इसके अंदर अगर DOL लिख दिया तो DOL स्टार्टर है, स्टार और डेल्टा का सिंबल बना दिया तो स्टार डेल्टा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बना दिया, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रतीक होता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर है। अभी आप देख रहे हैं स्टार डेल्टा का सिंबल बनाया हुआ है, ए ऑप्शन कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, ITI वाले बच्चों के पेपरों में सीधा सीधा सवाल आ सकता है। अगला सवाल, प्रतिशत स्लिप की गणना करनी है आपको एक 3 फेज मोटर में जो 960 RPM पर चलती है, 6 पोल है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम करेंगे, मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? F × 120 बटा पोल फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले से मान रख कर के हल करना। 6 पोल की मोटर की स्पीड 1000 RPM होती है। सब बच्चों को अच्छे से याद है, और नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखो, मान निकालो। एक क्वेश्चन ITI में छोटा इस तरह का आ सकता है। अब प्रतिशत स्लिप निकालेंगे, तो प्रतिशत स्लिप के लिए फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति इंटू 100। ठीक है, 1000 माइनस 960 बटे 1000 इंटू 100 करना है, उत्तर आएगा 4% स्लिप। बताओ सवाल समझ में आया क्या? क्वेश्चन बहुत शानदार है, अच्छे से पढ़ लेना, इसे बहुत ही ज़रूरी है। रोटर साइड से 3 फेज मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। 2-3 तरीके होते हैं। कैस्केड नियंत्रण कर सकते हो, रोटर में रियोस्टेट लगाकर कर सकते हो, रोटर में EMF लगाकर इंजेक्शन दे सकते हो। बाकी B, C और D ये तीनों स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने की विधियां हैं, यानी 3 स्टेटर साइड से 3 रोटर साइड से हैं, आप मेथड अपना सकते हैं। जनरली रोटर साइड वाले जो है वो स्लिप रिंग मोटर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टेटर साइड वाले हैं वो स्क्रूल केज मोटर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गिलहरी पिंजरा मोटर जिसको बोलते हैं। अगला सवाल देखो, ब्लॉक रोटर टेस्ट से क्या ज्ञात करेंगे? ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक टेस्ट और DC मोटर का ब्रेक टेस्ट, तीनों समान होते हैं, कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए करते हैं। नो लोड टेस्ट भी तीनों का समान है। नो लोड टेस्ट जब आ जाए तो आयरन लॉस कर देना, आयरन लॉस का इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्या हो गया, सॉरी, ओके। देखो, रोटर चालकों को थोड़ा तिरछा क्यों बनाते हैं? तिरछे को इंग्लिश में स्क्यू बोलते हैं। दरअसल स्टेटर और रोटर ऐसे पैरेलल नहीं होते, रोटर को थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अभी इसका D उत्तर सही है। यूनिफॉर्म टॉर्क बनाना, फील्ड एयर गैप में जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान करना। ठीक है, इस तरह से कई ऑप्शंस आपको करने हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट क्यों करते हैं? देखो, अभी रोटर ब्लॉक टेस्ट आया था और अब आपका नो लोड टेस्ट आ चुका है ना। तो नो लोड टेस्ट में एक ही ऑप्शन आएगा, आयरन लॉस वाला, और सबका यही है। ट्रांसफार्मर में भी जब क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही उत्तर करना है, ट्रांसफार्मर का भी वही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में भी आता है, DC मोटर में भी आता है, सबका एक ही करना है, आयरन लॉस करना है आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए।
ठीक है। तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इतने ही थे आज के लिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।